चलिए पता करते हैं। मेरे जो छोटे-मोटे सपने थे, बड़े-बड़े सपने थे। इस टाइप का नॉनसेंस देखने के लिए लोगों को सामने से बिग बॉस खोल के देखना पड़ता था। छोटी छोटी चीज़ें आपको पता नहीं है कौन सा इम्पैक्ट कहाँ पे जाके कितना बड़ा धमाका कर सकता है। आज तेरी आई वुड हैव डेफिनेटली आस्क्ड अबाउट आचार्य प्रशांत। हटिएगा नहीं पीछे, क्योंकि बात आपकी नहीं है। वो मुझे शुरू में ही पता चल गया ये फालतू बात है, ये कहीं नहीं जाने वाला। वाईवी केयर ने अर्थ फेस्ट किया। उसने रुला दिया था हमें, बट आप डरे पड़े रहो यहाँ पर। कि वो ऑर्गेनाइजेशन से सेट करने में थोड़े फंड्स की जरूरत बस पड़ी वही बोलने वाला था। एंड यू हैव अ गर्लफ्रेंड आल्सो। मैंने कभी नहीं बात किया। तीसरी शादी कर ली। अब आप ये मत इसमें ज्ञान मत दीजिएगा कि नहीं ऐसा मैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एथिकल लीडर्स। एंड आज के हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने इंडिया में वीगन मूवमेंट को सबसे पहले हिंदी में सोशल मीडिया में पॉपुलर किया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन विघ्नेश भाई फ्रॉम वाईवी केयर। थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस। एंड इससे पहले कि मैं आपके साथ ये डिस्कशन चालू करूँ, मैं आपको जेन्युइनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडियन वीगन कम्युनिटी कि आपने वाईवी केयर का जो इनिशिएटिव है वो चालू किया और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, जिसकी वजह से आज इतने लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आके एनिमल्स के लिए बात कर सके। सो थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स हम वाईवी केयर के बारे में तो डिस्कस करेंगे, बट आज हम वाईवी केयर से ज़्यादा डिस्कस करेंगे विघ्नेश के बारे में, आपको जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले तो आप, इवन दो सबको पता ही है, बट स्टिल वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप क्या करते हो एंड वाईवी केयर एंड विघ्नेश के बारे में। सो अपने आप के बारे में बात करते हुए मैं हमेशा थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या बात करूँ अपने आप के बारे में। पर अभी जब आपने कहा ना कि एथिकल लीडर्स और उसमें आपने मेरा नाम लिया, तो बड़ा धक्का सा लगा। धक्का सा लगा यानी मुझे ऐसे लगा कि अरे बाप रे! इतना ये बड़ा सम्मान है। और सो चूँकि आपने मेरे बारे में पूछा है तो मैं यही कहूँगा कि मैं आम ज़िंदगी में आम इंसान जैसा ही हूँ। बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ-कुछ बातों में मैं एथिकल भी नहीं हूँ। पर ये पशु क्रूरता जो हो रहा है, उसको लेके मैंने एक एथिकल स्टैंड लिया है। सो मेरे हिसाब से एक आम इंसान जब एक स्टैंड लेता है तो बस वही। और मुझे आप अलग बड़ा ना करें। नहीं नहीं, आई वुड हाँ, आई एथिकल हाँ, एथिकल लीडर का मतलब यही है कि आप इस मूवमेंट को लीड कर रहे हो इंडिया में, एटलीस्ट जहाँ से मैं देखता हूँ। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आपसे इंस्पायर हुए। तो इसके लिए ये सम्मान नहीं है, मेरे हिसाब से ये फैक्ट है। तो ये और इस डिस्कशन का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को आपके बारे में पता चले और आपसे इंस्पायर होके और भी विघ्नेश और भी वाईवी केयर जैसे इनिशिएटिव चालू हो। और भी विघ्नेश से अच्छा बने, डेफ़िनेटली। और जैसे शिवम आप कर भी रहे हो, आपने पता नहीं कहाँ से प्रेरणा ली, लेकिन आपके वीडियोज़ बेटर होते जा रहे हैं, जो कि देखते हुए कितना अच्छा लगता है। और भी कितने सारे लोग हैं। तो येस, प्लीज़ प्रेरणा लें मुझसे और बढ़िया बनें। एग्जैक्टली। तो अपने आप के बारे में मैं क्या बताऊँ? तो साधारण आम फैमिली से हूँ और आई रियली डोंट नो व्हाट यू वांट मी टू टेल यू अबाउट सबसे पहले तो व्हाट माय करियर, माय बैकग्राउंड, व्हाट हाँ, व्हाट इज़ सब कुछ ब्रीफ ये में भी तो रखना। माँगते तो अकेले। ब्रीफ में रखना, लेकिन स्टिल जैसे कि आपने, एक तो ये बताइए कि आप वीगन कब बने थे, फिर आपका बैकग्राउंड क्या है कि आप अपने अर्निंग के लिए क्या करते हो। हाँ। एंड नहीं, आपके अंडरस्टैंड, आई जस्ट गेट वेरी हाँ, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट देम। अच्छा ठीक है, डन। जितना आप कंफर्टेबल हो। सो मेरे ख्याल से नहीं, मैं एक आम इंसान ही हूँ और साधारण माहौल से हूँ और शुरू से ही मुझे बहुत ऐसा था कि मैं कुछ करूँ ज़िंदगी में, कुछ नाम कमाऊँ। जैसे हर कोई चाहता है कि मैं कुछ स्पेशल बनूँ। सो मैंने अपने लाइफ़ में काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की, 18 साल की उम्र से नौकरी की मैंने और मैंने अच्छा खासा सक्सेस अपने खुद की मेहनत से पाया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रोथ हुआ, अच्छा हुआ। तो मेरे जो छोटे-मोटे सपने थे, बड़े-बड़े सपने थे कि मैं बड़े कंपनी में अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पे आऊँ, ज़्यादा कमाऊँ, पैसे हो, तो ये सारे सपने जो हैं मेरे पूरे हो गए। फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि अब क्या? अब मैं पैसे के पीछे ही दौड़ूँ या कुछ और भी करूँ? हम्म, तो वैसे मैं सोशल वर्क की ओर शिफ्ट हुआ कि चलो सोशल वर्क ही करते हैं। हम्म, और हमने ये चैरिटेबल ट्रस्ट खोला, डिस्कवर ऊर्जा चैरिटेबल ट्रस्ट।
और इसमें हम बच्चों के लिए काम करते थे। क्या चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम था? डिस्कवर ऊर्जा ओके। चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके। बच्चों में जो ऊर्जा है उसको डिस्कवर करें हम्म। और उसको हवा दें। हम्म। पर ये बच्चों के साथ काम करते हुए इतना सुकून नहीं होता था, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं, यानी वो आपको पागल बना रहे हैं, फूल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को एजुकेशन में मदद चाहिए, पर जब उनके घर पे जाके देखें तो एसी लगा हुआ है, सब कुछ है। तो वो काम हमने किया, कई साल किया, लेकिन वो दिल को कभी छुआ नहीं बहुत अच्छी तरह से। फिर 2019 के बाद हम्म। हमने वीगन एक्टिविज्म शुरू किया हम्म। और वो काम हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ऐसे लगा कि ये जो काम है, ये यज्ञ में हम जो आहुति डाल रहे हैं, ये किसको मिल रहा है नहीं पता, हम्म। पर दिस इज गुडनेस जो हम कर रहे हैं। हम्म। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जानवर का भला होगा, लोगों का भला होगा, हम्म। धरती माँ का भला होगा, तो अच्छा लगा ये काम। हम्म। और यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है जो खड़ा रह के बोल रहा है मुझे दे या हमारे लिए करो। बेचारे पशु तो मांगते भी नहीं है। हम्म। और ये अन्याय देखते हुए हमने ये काम किया और हमें लगा कि ये करना चाहिए। हम्म। और यही काम में बस अब दिल लग गया, अब हम 100% यही काम करते हैं। तो मेरे पूरे दिन में जो मेरा वर्किंग आवर है, अगर 10 घंटे हैं तो उसमें से 7 से 8 घंटे मैं यही काम करता हूँ हम्म। और एक आध घंटे ऑफिस का देख लेता हूँ। हम्म। ये हमारा ऑफिस है। और ये आपने 2019 में चालू किया, दैट इज द ब्रांड एंड द इनिशिएटिव वाईवी केयर। और आप वीगन कब बने थे? मैं वीगन एक्चुअली मेरे ख्याल से 2014-15 के आसपास बन गया था, एक्चुअली याद ही नहीं मुझे। हम्म। वो हुआ ये कि वैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं, हम्म। जब पैदा हुआ था हम्म। नॉन वेजिटेरियन फैमिली से। हम्म। तो मुझे हमेशा दोगलापन महसूस होता था हम्म। कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, मुझे सांप भी अच्छा लगता है, ये नेशनल ज्योग्राफिक देखता हूँ मैं, सारे जानवर अच्छे हैं बेचारे। हम्म। और मुझे एहसास था कि मैं जानवर खा रहा हूँ, हम्म। तो वो डिफरेंशिएट मैं नहीं करता था कि ये तो लेकिन कुछ और है, वो तो कुछ और है। तो ये दोगलापन मुझे हमेशा खाता था और बहुत साल तक इसके साथ में झूझता रहा। फिर फाइनली 35 साल की उम्र में मैंने बंद कर दिया। हम्म। तो उसको मेरे ख्याल से कुछ 20-22 साल हो गए हैं, हम्म। नॉनवेज छोड़ दिया मैंने। और कुछ एक 10-11 साल पहले किसी ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया जिसमें डेयरी क्रूरता मुझे नजर आया, उससे पहले मुझे पता नहीं था। ओके। तो जैसे ही वो वीडियो देखा, मैंने कहा डेयरी भी बंद। और फिर मुझे पता चला कि मैं वीगन बन गया। ओके। तो ये वीगन के बारे में पता नहीं था। पर अपने खाने के लिए या अपने रहने के लिए किसी मासूम को परेशान करूं, ये मुझे जचता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। नाइस। क्योंकि बेचारे अच्छे हैं, वो क्या बुरा किया उन्होंने, क्यों उनको ऐसे सताएं। हम्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने कि 2014-15 में आपको किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया और तब आपने दूध पीना छोड़ दिया, डेयरी से आने वाले प्रोडक्ट्स छोड़ दिए। एंड एट दैट टाइम आपको पता भी नहीं था कि ये शब्द वीगन है। और ये मैं बार बार ये मैसेज लोगों को बोलता हूँ, फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंडिया में इसके लिए कहते हैं कि वीगन को कोई बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल सा है कि अपने ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड डाइट में जो वेजिटेरियन आप बन गए थे, वेजिटेरियन बनने के बाद आपने दूध एलिमिनेट कर दिया और उस थॉट को अपना लिया, तो आप वीगन बन गए, राइट? एक्चुअली 2014 में मैं सच्चा वेजिटेरियन बना, हाँ, ठीक है। इफ सच्चा शाकाहारी बना। शक्का, हाँ। उससे पहले दुग्ध शाकाहारी था। हाँ। तो पता चला कि दूध भी जानवर से आता है, तो क्रूरता है, पता नहीं था। हाँ। पर जब पता चला और सोचा इस पे, तो पता चला हाँ, हम्म। अगर कमर्शियल बिजनेस है तो जानवर को लूटा ही जा रहा होगा। हाँ। तो वैसे सच्चा शाकाहारी बना मैं। और यहाँ पे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले एक मैसेज ऑडियंस के लिए कि हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हमारा कौन सा एक्टिविज्म का एक्ट है कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो। अभी आप उस इंसान के नज़रिए से सोचो जिन्होंने वाईवी केयर विघ्नेश को एक वीडियो फॉरवर्ड किया। तो आज अगर वाईवी केयर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे इतने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो इंसान का कितना बड़ा रोल है जिसने आपको वो वीडियो फॉरवर्ड किया। इसके लिए सबसे मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्टिविज्म मत रोकिए। छोटी छोटी चीज़ें, आपको पता नहीं है कौन सा इम्पैक्ट कहाँ पे जाके कितना बड़ा धमाका कर सकता है। सच बात है, सच तो बात है। और तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। आपने बोला कि आप 18 इयर्स की एज से जॉब कर रहे थे और फिर आप कॉर्पोरेट में गए एंड यू इन योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आपने वो हासिल कर लिया था। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वो बहुत ही सेल्फिश और एग्रेसिव जर्नी था हाँ। कि मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे बढ़िया करूं, क्या करूं कि मैं अपने मैनेजर से बेहतर बनूं।
सो वो खाली अपने आप में मैं खोया हुआ था कि हम्म, मैं अपने आप को सिद्ध करूं, वो सब कुछ पाऊं जो दूसरों के पास है, हम्म, अपना एक लेवल बनाऊं। तो वो जर्नी आज जब मैं याद करता हूं तो ऐसे लगता है कि ठीक है, मेरे ख्याल से ज़रूरी था, अच्छा ही था। इनफैक्ट वो जर्नी की वजह से जो मैंने पैसे कमाए, जो मैंने बेस बनाया, वो आज इस काम में लग रहा है। हम्म। सो मुझे पता ही नहीं था कि वो सारा मेहनत मैंने इसके लिए किया था। हाँ, तो ऐसी चीज़ें मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आगे चल के कैसे हमें हेल्प करेगा। तो कहते यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट बाय लुकिंग इन द पास्ट। जब कर रहे तब क्या पता था कि वाई भी क्या होने वाला है। लेकिन ठीक है, वो कॉर्पोरेट लाइफ का अपना स्ट्रगल था। और आपका जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में थे तो मतलब आपका रोल क्या था? आप किस टाइप का काम करते थे? सो मैं बीकॉम पास हूँ सिर्फ़। सो तभी मेरा स्ट्रगल बहुत भारी था कि अब तो मैं एमबीए भी नहीं हूँ, कुछ खास भी नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? हुँ, तो मैंने अपना करियर शुरू किया था सेल्समैन। अच्छा। एज़ अ सेल्समैन 18 साल की उम्र में मैंने यूरेका फोर्ब्स वैक्यूम क्लीनर बेचता था। हुँ, घर-घर जाके डेमोंस्ट्रेशन देना, वो हुँ, बड़ा वैक्यूम क्लीनर उठा के। सो काफ़ी मेहनत किया है मैंने। आई मीन अच्छी बात है। बहुत बार ऑफ़िस में जब मैं काम करता था, रात को मैं ऑफ़िस में ही रहता था। तो मेरा पूरा करियर हुआ सेल्स में। हुँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ख़ास ऐसी कोई काबिलियत है नहीं मेरे पास सिवाय बात करने के। तो वो सेल्स में ही चलता है। तो वैसे सेल्स में ही करियर बना मेरा। और जिस कंपनी में मैं हाँ, मेरे में एक अच्छाई ये थी कि मैं जो भी काम करता था वो पूरे लगन के साथ करता था और अपना समझ के करता था। तो जो भी कंपनी में मैं लगता था, मैं वो कंपनी के लिए काम करता था और मुझे पता था कि लोग मिलके अपना यूनियनबाजी करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, यहाँ-वहाँ बैठ के चाय पिएँगे, इसकी उसकी बुराई करेंगे, तो वो ग्रुप में मैं कभी नहीं चाहता था। क्योंकि मुझे पता था ये टाइम पास कर रहे हैं। हुँ, तो ये एक अच्छाई जो मेरे में थी कि मैं कंपनी के लिए काम करता था क्योंकि कंपनी मुझे पैसे दे रही है और मुझे रिटर्न देना है। तो मैं हमेशा कंपनी के पैसे, कंपनी की सुरक्षा, कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए लड़ता था। हुँ, और ये लोगों को नज़र आता था, लोग इन्हें जो सीनियर्स हैं और उनको लगता था कि हाँ, इस बंदे को ज़िम्मेदारी दे सकते हैं क्योंकि ये काम को अपना समझता है। हुँ, और वो अ, मैं कोई स्ट्रैटेजी जैसा नहीं करता था, वो मेरे में था कि अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो मुझे आपके लिए ही बढ़िया करना है हुँ, और उसी में मुझे सुख। इधर-उधर छोटी-मोटी बातें करके तुम्हारी बुराई करके क्या मिलने वाला है? हुँ, सो वो जो एक एटीट्यूड था, वो आज भी है। जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझे अच्छा ही करना है। जैसे अब मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, अब मुझे लगता है कि इससे अच्छा बनाना और अच्छा बनाना है। तो एक बड़ा पॉज़ लिया है मैंने हुँ, कि अभी ये हो गया, अभी इससे बेटर क्या कर सकता हूँ? हुँ, क्या मस्त कर सकता हूँ? अपना काम बढ़िया कैसे हो और? हुँ। तो वहाँ लगा हुआ हूँ। ओके। तो आप अपने अगर मैं ऐसे इन जनरल पूछूँ, ऐसे मेरा ये मानना है कि जो भी लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, इवन दो ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, लेकिन एक रिगर होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, जो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से एक रिगर होता है, जिसकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो ऐसा आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि एक सेल्स आपका स्किल सेट था, कि अच्छे से बात करना, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या है, आपको लगता है कि जो स्किल सेट या क्वालिटी आप में आपने वहाँ पे डेवलप किया, वो आज मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ? अरे! यूरेका फोर्ब्स में जो वैक्यूम क्लीनर का जो मैंने सेल्समैन का काम किया, वो तो बहुत बढ़िया काम था। आई मीन कितने सारे सोसाइटीज़ में जाओ तो दरवाजे से निकाल देते थे। वॉचमैन भगा रहा है आपको और आप कितना दूर से वो मशीन उठा के लाए हो। तो दोज़ आर ऑल अमेज़िंग थिंग्स। इन्हें घर पे जाओ तो कुछ लोग तो इतने होशियार कि वो अपना पूरा घर साफ करा रहे हैं मुझसे और मैं छोटा लड़का 18 साल की उम्र का, मुझे क्या पता। यहाँ पे भी बता देना, वहाँ पे भी बता देना। सो देयर इज़ सो मच लर्निंग। तो वो सब आपको यानी थोड़ा-सा आपको खोलता है कि लोगों से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, काम करो बढ़िया और रिजेक्शन डज़न्ट मीन एनीथिंग। रिजेक्ट वो बंदे ने आपको भगा दिया इसका ये मतलब नहीं कि आप हार गए, करते रहो। तो वो दोज़ आर अमेज़िंग लर्निंग्स मेरे हुँ, ख्याल से वो जॉब सबसे बड़ा लर्निंग था मेरा और मेरी किस्मत कि मैंने वो नौकरी की थी, हुँ। वरना ऐसा डेवलपमेंट तो होता ही नहीं मेरा, 100%। ये नहीं, ये एक्चुअली मैं जेनुइनली ये चीज़ फ़ील करता हूँ जब मैं बहुत सारे इंडिया में वीगन एक्टिविस्ट से मिलता हूँ, तो ये मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है कि बेस्ड ऑन व्हाट देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस हैव बीन, जिसका जितना एक्सपीरियंस है, जिसने जिस टाइप का रिगर किया, आई सी कि कोई ना कोई एलिमेंट लोग अपने एक्टिविज़्म में लेके आते हैं। तो इसके लिए मेरे को लगा कि हाँ, हाँ। कुछ तो होगा। नहीं, नहीं 100% वो आप रोक नहीं सकते, वो आपका एक हिस्सा बन जाता है। एग्ज़ैक्टली। और होशियार आदमी वही है जो अपने ही काबिलियत, अपने ही जो रिगर्स आपने बताया, उन सब से जो आपकी द फिनिश दैट यू हैव, द एबिलिटीज़ दैट यू हैव डेवलप्ड वो सब जब आप इस्तेमाल करते हैं, हुँ,
नेचुरली फ्लो में ही तभी बेस्ट आता है। यानी मैं शिवम जैसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपना अलग है। मैं कोई बड़े किसी और हीरो जैसा नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से हमारे अंदर ही जो बेस्ट बना है अपने आप से समय के साथ, वही इस्तेमाल करें। बी नेचुरल, बी योरसेल्फ, क्योंकि कोई और तो बन भी नहीं सकते, वैसे भी आप फेल ही होगे। सही है। हम्म। सो दैट इज गुड टू नो। और अभी आप बोले कि 2000 एक बहुत अच्छा पॉइंट अगर आप पूछ ही रहे हैं, ऑलवेज टेल दिस, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ मैं, कि मैं अच्छा करूँ, मैं उससे अच्छा करूँ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मुझ में ये थी कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। जैसे मुझे बहुत जलन होगी अगर शिवम का कोई वीडियो बहुत बढ़िया था, आज तेरी, पर मैं शिवम का बुरा नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे कुछ और अच्छा बनाऊं, कुछ नया ढूंढूं, उसको मात दूं मैं, बट जेन्युइन और एकदम अच्छी तरह से कॉम्पीट करना। तो ये वीगन वर्ल्ड में जब हम एक्टिविज्म करते हैं तो यहाँ पर भी मैं कॉम्पीट करता हूँ, अरे इसका वीडियो, अरे उसका वायरल हुआ, मेरा नहीं हुआ। पर मैं मेहनत करता हूँ कि मैं अपना और अच्छा बनाऊं, कुछ नया करूं। तो वो हम सबको करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करें। थोड़ा सा जलन होता है, कोई बात नहीं, नेचुरल है, ह्यूमन फिनोमेना है। बट मेक योरसेल्फ बेटर, अपने आप को बेटर करो, अपने काम को बेटर करो, किसी की बुराई नहीं करो, उसको नीचे नहीं खींचो, वो नहीं करें। तो वो मेरे में पहले से ही था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ वहाँ बैठ के चाय कॉफी पी के इसकी उसकी बुराई नहीं करता था। वो मुझे शुरू में ही पता चल गया ये फालतू बात है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को काबिल बनाऊं और बॉस को हराऊं और उसकी नौकरी लूं, बुरी तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से। और यहाँ पे वैसे भी जीरो सम गेम तो है भी नहीं। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक की जीत, हाँ इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। तो and मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में इंडिया से मतलब ह्यूमंगस एक्टिविज्म बेस्ड अकाउंट्स होने चाहिए। मतलब 10-10 मिलियन पे ऐसे है, कम से कम 10-15 अकाउंट ऐसे होने चाहिए जो कलेक्टिवली सब लोग मिल के बिलियन व्यूज हर महीने हिट कर रहे हैं। हाँ मतलब कि इंसान, कोई भी इंसान इंस्टाग्राम यूट्यूब खोले तो उसको हर दूसरा तीसरा वीडियो में या तो विघ्नेश भाई, या तो मैं, या तो अरविंद, या तो सुरेश, कोई ना कोई दिख जाना चाहिए। ऐसा होना या चाहिए। कोई भी नया। कोई भी नया, ऑफ कोर्स। तो हाँ वही तभी मैंने कहा 10-15 ऐसे ह्यूज अकाउंट्स होने चाहिए, and तभी मतलब हम हर घर तक ये बात पहुंचा पाएंगे। और आपने बोला कि जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव हो लेकिन आप दूसरों का हेल्प करते हो। मैं मतलब मैं खुल के बता रहा हूँ कि मैं कभी कभी बहुत स्टार्टिंग में स्पेशली बहुत छोटी छोटी और थोड़ी बहुत बचकान बातों के लिए भी मैंने आपको रीच आउट किया था, एंड यू वर ऑलवेज देयर टू असिस्ट मी। मन में भले ही लगा हुआ ये कैसी वैसी बातें कर रहा है, नहीं बट you were there to assist me, so thank you for that. And I know, मैं बाकी लोगों से भी जानता हूँ क्योंकि because it's a close knit circle, so we know that कि आप सबको हेल्प करते हो, so thank you so much for that. नहीं, मैं बेवकूफ रहूंगा ना अगर मैं अपने बड़े मकसद में और भी हीरोज तैयार नहीं करूं, क्योंकि ये अकेले से तो होगा नहीं। जैसे आपने कहा, इसमें तो हमें हजारों लोग चाहिए। तो हर किसी को अगर मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, यस नहीं बोलूंगा, तो मैं अपने मकसद का ही नुकसान कर रहा हूँ। और वो जो बात मैंने कॉम्पिटिटिव वाली बताई, वो इसलिए क्योंकि आपने जब छेड़ा कि आप में क्या है, तो जो मुझ में है उसको मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं। तो मुझ में ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो नहीं होना चाहिए पर है, तो कैसे मैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करता हूँ, उसको नकार नहीं देता कि अरे यार मुझ में जलन नहीं है, कौन का है, हाउ डू आई यूज इट बेस्ट, मतलब आप उसको चैनलाइज करते हो चैनलाइज, टू इम्प्रूव योरसेल्फ। राइट। ठीक है। और आप 2019 से अभी हम 2024 में, आप 5 साल से कंटेंट वाला सीन तो देख ही रहे हो, और इन जनरल भी आप वीगन मूवमेंट जो इंडिया में है उसके फोर फ्रंट पे हो। आपने इतना बड़ा फेस्ट भी अभी ऑर्गेनाइज किया। तो अगर मैं आपसे एकदम सिंपल पॉइंट ब्लैंक पूछूं कि दो चीज़ें जो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी हो रही है वीगन मूवमेंट विद इन इंडिया, वो क्या होंगी? और दो चीज़ें जो बहुत बेकार हो रही है वीगन मूवमेंट में, जो एकदम तुरंत रुक जानी चाहिए, वो क्या होंगी? दो का तो पता नहीं। एक ही बता दो। जो अच्छी बातें हो रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग खुल के सामने आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे नए लोग वीडियोस बना रहे हैं, कितने सारे नए लोग आके बात कर रहे हैं। सो दैट इज अमेजिंग। और वीगनवाद जो 5 साल पहले लोगों को पता नहीं था, आज लोग जानते हैं क्या है। सो सबने मिलके जो मेहनत की है वो रंग ला रहा है। यानी लोग जानते हैं वीगनवाद क्या है। और वो जो पहले जो छोटे मोटे सवाल आते थे कि अरे लेकिन हमारे, जो भी बकवास जो भी आते थे, वो अभी नहीं आते हैं। अभी लोग ने माना है कि ये हमारी संस्कृति है, ये अच्छाई है, वीगनवाद कोई फैड वैड नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई है जो हम सब ने मिलकर मेहनत की है। जो बुरी बात हो रही है, एक्चुअली
सच पूछो ना शुभम, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो भी होता है अच्छा होता है। हर मोमेंट में अलग अलग चीज होना चाहिए, थोड़ा सा झगड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा मनमुटाव होना चाहिए। ये सब कुछ जरूरी है कोई भी मोमेंट के लिए, हम्म, कोई भी प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो अपने आप में ऐड करता है। तो एग्जाम्पल। जैसे मैं चाहूंगा कि वीगन्स आपस में झगड़ा न करें, एक दूसरे को टोटली एक्सेप्ट कर लें, ये दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस न रहें। पर मेरे ख्याल से ये डिफरेंस की वजह से एक अलग एक रंग आता है, एक थोड़ी गहराई आती है। अगर हर कोई एकदम खुश खुश ही रहे तो शायद उसमें वो डेप्थ न मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे डिफरेंसेस अगर होंगे, और स्पेशली अगर कोई ऐसे डिफरेंसेस है जो अल्टीमेटली मूवमेंट के नीचे खींच रहे हैं, अगर मान लीजिए, तो फिर जैसे हमने वेस्ट इंडिया का मुझे उतना पता नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बात इसलिए भी और पूछ रहा हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि हम वाईवी केयर फेस्ट में एक पैनल डिस्कशन था, उसमें आपने मेरे से पूछा था कि ग्रुप्स में आपस में लड़ाई होती है, और मैंने कहा था कि मैंने तो नहीं देखा। तो आपको वो जवाब बहुत कैजुअल या फिर थोड़ा सा बचकाना जैसा लगा होगा, और फिर मैंने बाद में रिफ्लेक्ट किया, फिर मुझे समझ में आया कि मैं जनरली किसी ग्रुप से ज़्यादा एसोसिएट नहीं करता हूँ। मैं बहुत इंडिविजुअल, हम लोग की छोटी सी टीम, हम लोग अपने में रहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और होगा, आपने शायद और ज़्यादा देखा होगा। उस वक्त भी शायद आप उस पैनल डिस्कशन में कुछ ये बात हो रहा था कि लोग अगर आपस में झगड़ते देन वी शुड कीप आवर ईगो असाइड, और एटलीस्ट आपने शायद ये बात कहा था कि एक्सेप्ट करो कि ईगो क्लैशेस तो होंगे ही होंगे, हाँ, एंड देन मूव बियॉन्ड। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंडिया में मैंने जनरली उतना नहीं देखा है, थोड़े बहुत देखे, बट जितना मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है मैंने उतना नहीं देखा है। लेकिन वेस्ट की अगर बात करें, देन देयर आर सम रियली बिग इश्यूज जो हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते में उनके मतलब पोस्ट्स में और इन सब में दिख जाता है, एंड विच इन माई ओपिनियन एज एन आउटसाइडर जब मैं देखता हूँ वो, तो मुझे लगता है कि दे आर कलेक्टिवली ब्रिंगिंग द होल थिंग डाउन। जब आपस में इतने बड़े बड़े चीज़ों पे वो लोग लड़ाई कर रहे होते, तो इसलिए मैं आपका पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा था कि ऐसा क्या एग्जाम्पल है जहाँ पे हम झगड़ा कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इट इज़ गुड फॉर द मूवमेंट और नॉट बैड फॉर द मूवमेंट। तो जैसे अगर जैसे डेमोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी इज अमेजिंग, एवरी बड़ी सेज डेमोक्रेसी होना चाहिए। इसके अपने नुकसान हैं, है ना, डेमोक्रेसी के अपने माइनस पॉइंट्स हैं। उसमें से एक ये है कि बहुत झगड़ा होता है, हर पार्टी एक दूसरे को काउंटर वाउंटर करते रहता है, कभी कभी फालतू में, कभी कभी कुछ और, कुछ एक अलग ही पहलू आ जाता है। अब हमारे डेमोक्रेसी में माओइस्ट का क्या लेना देना, पर ये सारे जो चीज आते हैं ये एक अलग रंग लाता है, एज लॉन्ग एज वी आर अवेयर। तो मेरा मानना है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अगर मैं वीगन का नंबर वन हूँ और हर कोई मेरे साथ खुश है, हर कोई मेरे साथ ही चल रहा है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि मुझसे गलती होगी, मैं कुछ गलत डिसीजंस लूंगा। तो जब डिफरेंसेस होते हैं तो कोई उसको काउंटर करता है, कोई उसके सामने सवाल पूछता है, तो आई थिंक अच्छी बात है, इट कीप्स अ बैलेंस, और जो भी बढ़ोतरी होती है मूवमेंट का वो मस्त होगा, सॉलिड होगा। एंड दैट इज हाउ, मेरे ख्याल से हर कुछ ऐसे ही बढ़ता है और ऐसे ही बढ़ना चाहिए। बस अवेयर रहें कि डिफरेंस है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, जैसे अवेयर रहे, ये तो मतलब अब इंसान के कॉन्शियसनेस का लेवल कितना, उसकी बात हो गई कि अवेयर रहे, एंड एट द सेम टाइम इस बात को भी मान के चलिए कि ठीक है यार, मेरे और आपके डिफरेंसेस है वो अपनी जगह पे है, बट हम लोग सबके सब साइड किक है, एंड एनिमल्स आर द मेन हीरोज ऑफ दिस मूवमेंट। हाँ, ये अगर है दिमाग में, अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं है, देन इट विल रिड्यूस डाउन टू द लेवल ऑफ ईगो, एंड फिर वो गंदे क्लैशेस होंगे। जो तो होते भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो हर, हमें ना हमेशा दूसरों का जो स्ट्रगल है या दूसरों का जो झगड़ा है वो अजीब लगता है, हम्म और हमें ऐसे लगता है कि हमारा झगड़ा सही था। हम्म तो ये नजरिए की बात है। हम्म तो ये कह देना कि उनका बहुत गंदा और बेकार था जबकि जैसे मैंने किया वो सही था, आई डोंट थिंक वहां पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से ठीक है, हम्म वो भी जरूरी था। तो मुझे एक हमारा एक दोस्त है राजेश्वर, आई लव व्हाट ही सेज। वो हमेशा ये बोलता है ठीक है ना, हमारे डिफरेंस है तो सबको साथ में काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपना करो मैं अपना करता हूँ। सो आई लाइक दैट। और वो कैसे अलग से हट जाता है, और अलग से वो अपना बढ़िया करी जा रहा है और कहता है कि आप भी अपना बढ़िया करते रहो, मैं आपके रास्ते में नहीं आता। सो लवली। मेरे ख्याल से हमें सब वही करना चाहिए। आप पसंद करते हो ना पसंद करते हो, डिफरेंसेस हो गया, कोई बात नहीं, बड़े मकसद के लिए काम तो करते रहो। इस बात का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि द मूवमेंट इज नॉट फॉर अस, वी आर ऑल हाँ, साइड किक्स। तो वो है। अभी बात करते हैं आपके सोशल मीडिया जर्नी के बारे में। ठीक है, नाउ वाईवी केयर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, हिंदी स्पेस में वीगन मूवमेंट में बहुत आगे है, एंड
इस जर्नी में आपका, अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है, तो क्या होगा? नहीं, ऐसे बहुत बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं था। ऐसे एक्चुअली मैं छोटा स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, कैमरे का बैटरी खत्म हो गया था एक बार, ये सब भी बोल सकते हैं, माइक नहीं ऑन हुआ था। एक्चुअली मेरे में जो कुछ अच्छी बात है उसमें एक ये है कि मैं पास्ट को भूल जाता हूँ। खासकर अगर कुछ सही नहीं हो तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। हम्म, तो ऐसा नहीं कह सकता कि कुछ तकलीफ हुई, मेरे ख्याल से अच्छा ही जर्नी था और हम्म, समय के साथ हम बढ़ते गए। था पर क्या मैंने है? अच्छा ही जर्नी था पास्ट में, अभी भी बढ़िया ही है। हाँ, पर 2 बातें मैं कहूँगा हम्म, कि एक तो मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब आप छोटे और नए होते हैं ना, तो हम्म, बहुत सारे लोग आपको डराने आते हैं, बहुत सारे लोग आपको धमकाने आते हैं। उनको नज़र आता है कि ये चैनल छोटा है, ये लोग नए हैं और आपको डराने आते हैं। एग्जाम्पल। अरे जब हमने शुरू किया था तो कितने सारे लोग हमें आए थे, "अरे कहाँ के हो? क्या करते हो? बताओ हमें, नंबर दो और द मिलने।" मतलब धमकियाँ, बहुत मतलब सारे। ये वीगन्स लोग कि मतलब बाकी लोग क्या? नहीं, बाकी लोगों की, अभी अच्छा, किसी ने धमकी दी क्या पता। अच्छा, ओके। इंटरनेट और सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि कौन क्या करता है, कहाँ से कर रहा है, कुछ नहीं पता। बट आप डरे पड़े रहो यहाँ पर। हाँ, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग आई मीन और बहुत कॉन्फिडेंटली आते हैं, तुम्हें पता नहीं है ऐसे होता है, तुम्हें पता नहीं वैसे होता है। हम्म, पर जैसे आपका काम स्टेडी होता है, आप एस्टैब्लिश होते हो, आपके पैर ज़मीन में गड़ते हैं, वैसे लोग ये जो टाइम पास लोग हैं ये दूर हट जाते हैं। हम्म, उनको पता चलता है कि नहीं, इनका काम जो है गहरा है, ये अपने काम में तत्पर हैं और करते रहेंगे, तो वो पीछे हट जाते हैं। हम्म, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो जितने मेरे दोस्त लोग नया काम शुरू कर रहे हैं, अगर आपको लोग आएँ डराने तो डरना नहीं, ये हमें भी डरा चुके हैं और लेकिन समय के साथ ये निकल जाते हैं। हम्म, ये वो भिन-भिनाते मक्खी हैं जो हम्म, नए लड्डू पे आके बैठते हैं। एंड आई थिंक अब कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी स्पेशली बहुत स्ट्रांग हो गया स्ट्रॉन्ग है, हो तो गई कोई है। धमका रहा है तो आई थिंक एवरीवन विल स्टैंड हाँ, फॉर इट, कि कोई नॉनसेंस आपको डीएम कर रहा है, कमेंट कर रहा है, या फिर आपके खिलाफ पोस्ट भी बना रहा है, देन हाँ। पीपल विल स्टैंड अप फॉर यू एज वेल। तो हाँ, वो सच चीज़। बात है। आई एग्री टोट पर मेरे ख्याल से इनको उतना इस पे समय दो ही नहीं आप। हम्म, इट इज़ नॉट वर्थ इट। हम्म, दूसरा सोशल मीडिया जो हमारा डेवलप हुआ, जो हमारा काम डेवलप हुआ, उसमें इट विल बी टोटली अनफेयर अगर मैं जो हमारी पूरी टीम है, हम्म, उनके बारे में नहीं बताऊँ। हम्म, सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साथ में मिल के काम किया है, बहुत कैमरा के पीछे कुछ तो बहुत सारे लोग हैं। सो देयर इज़ एन एंटायर टीम ऑफ पीपल और उन सब ने काम किया है। एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग हैं जो स्टार्ट आउट करते अकेले ही हासिल कर रहे होंगे, तो इसमें आपका क्या टिप्स रहेगा, या जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे, कि लोग जैसे कब ग्रेजुएट करें फ्रॉम बीइंग एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर और अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स टू बिकमिंग अ फुल फ्लेजेड टीम? तो उसके कुछ मार्कर्स है क्या, कि ये हो गया तो अब तुम सोचो कि यार तुम इस काम के लिए किसी को हायर कर लो? तो सबसे पहले तो जो लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जैसे आपने कहा कुछ लोग आप लोग बैठ गए, मिल के कर लिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैट्स ऑफ हम्म, कि आप लोग सब अपना योगदान देते हो अपने आप से वॉलंटरली। दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो ये बहुत बढ़िया है और जो लोग ये काम करते हैं उनको सलाम। मैं शुरू से ही एकदम सिस्टमैटिक काम करना चाहता था। मैं चाहता था कि हमारा जो काम हो एकदम सिस्टमैटिक हो। जैसे रोज़ का एक पोस्ट गिरे, हर हफ्ते में एक वीडियो लगे, यानी और कंटिन्यूअसली लोगों के साथ एंगेज करें और बढ़ते रहें, काम बढ़ाते रहें। हम्म, और मुझे कहीं पे ऐसे लगा कि वॉलंटरिज़्म में वो काम हो नहीं पाएगा। और वॉलंटरिज़्म में जैसे अगर आप वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो मैं आपको डिमांड नहीं कर पाऊँगा कि नहीं ये होना ही चाहिए। तो शायद मुझ में ये कमी थी कि मैं वॉलंटियर्स के साथ मुझे ऐसे लगा कि मैं उतना काम निकाल नहीं पाऊँगा। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी की कमी। अकाउंटेबिलिटी मैं चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो। हम्म, जैसे मैंने कहा, मुझे पगार मिलता था तो मुझे पता है कि मुझे काम करना है इतना बढ़िया। हम्म, तो मेरे में वैसे है थोड़ा, सही नहीं है पर वैसे है कि दो और डिमांड करो और लो। हम्म, सो इसलिए शुरू से ही मैं एक टीम ही लगाना चाहता था एंड रन इट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलाना चाहता था, हम्म, ताकि सिस्टमैटिकली काम हो, बड़ा काम हो और काम बढ़ते रहे, हम्म, नए एम्बिशंस करते रहें हम। क्योंकि तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो अगर मुझे टिप देना है तो मैं ये कहूँगा कि आपको भी देखना है, जैसे अगर आपका काम बढ़िया हो रहा है, एक लेवल के बाद उसको आपको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना ही होगा। वो लेवल कैसे डिफाइन होगा? एक्चुअली दूसरे कामों में रेवेन्यू होता है, दूसरे काम में टर्नओवर होता है कि कितना पैसे कमा रहे हैं, कितना बिज़नेस सेल्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको खुद देखना होगा कि आपके जो काम है उसमें कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं।
हम्म, तो अगर बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी छवि लोगों को पसंद आ रही है हम्म, और वो काम बढ़ रहा है, तो प्लीज वो है इंडिकेशन। हम्म, अब उसको सिस्टमैटिक करो, हम्म, वरना कुछ साल में आप घस जाओगे, गायब हो जाओगे। हम्म, देखो, मेरा एक और रीजन है ये सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, इसलिए क्योंकि मुझे अपने बारे में ये भी पता है कि कभी कभी मैं बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ, तो बस हो गया यार, अब बोर हो गया, कुछ नया करो। तो मेरे में ये है, इसलिए अगर एक सिस्टम सेट हो, ऑर्गेनाइजेशन सेट हो, तो ये काम चलते रहेगा, सस्टेनेबल हो जाए। सस्टेनेबल हो जाएगा, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर आपका काम आप पे डिपेंडेंट है, तो जिस दिन आपने हनीमून पे निकल गए या तीसरी शादी कर ली, हम्म, बहुत बच्चे हो गए या कुछ भी हो गया, हम्म, काम बंद, क्योंकि शिवम अब किसी और जगह लग गया। हम्म, तो अगर आपका काम बढ़िया हो रहा है हम्म, और आप देख रहे हैं कि लोगों पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो प्लीज मूवमेंट के लिए, हम्म, उन मासूमों के लिए उसको एक सिस्टम में डाल के ऑर्गेनाइजेशन सेट करो। हम्म। कुछ अब लोगों को ऐसे रखें जो अकाउंटेबल हो जाए कि हाँ, कॉन्स्टेंटली, कुछ नहीं तो जो 3 महीने आप गायब हो, 3 महीने वो चैनल को लाइव, कीप इट अलाइव। इंटरेस्टिंग। एंड हाँ, ये मतलब बहुत सही बोला आपने कि इंडिपेंडेंटली आप कब तक कर पाओगे। कभी तो होगा जब आपका दिन खराब होगा। आप हाँ, अब एडिटिंग, एक यूट्यूब का 10 मिनट का वीडियो एडिट एंड टू एंड करने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। तो देयर विल बी टाइम्स जब आप बर्न आउट करोगे। इफ यू डोंट हैव अ सिस्टम इन प्लेस, देन एसेंशियली यू आर वल्नरेबल कि कल को कुछ गड़बड़ होता है, देन सब कुछ हाँ, जाएगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। तो और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपल हु आर नॉट अकाउंटेबल, सो वो कहीं से अकाउंटेबिलिटी लाना एक हाँ। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सही है। बट इसमें एक और चीज़ है विघ्नेश भाई, अब वो मैं मतलब तो आप ये यहाँ पे एक और बात ये है हाँ, कि मैं समझता हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन से सेट करने में थोड़े फंड्स की जरूरत बस पड़ वही जाती है। बोलने वाला था कि वो आप कैसे क्या तो बताओगे। जैसे मैंने बताया, वो मैंने बहुत मेहनत की थी नाम पैसा, हाँ, तो वो मुझे पता नहीं था इसलिए हो रहा है। सो वो मेरे लिए वो इजी था, क्योंकि मैंने पैसे जमा किए थे, हमने ट्रस्ट में पैसे जमा किए थे कि कुछ हम नेकी करेंगे। मुझे पता नहीं था वो ये काम होगा। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अगर आप नेटवर्क करें तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो फंड करने को तैयार है, हम्म, जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है। तो आप प्लीज नेटवर्क करें, लेकिन पहले तो आप एक लेवल पे आ जाएं। जैसे आप लेवल पे आ जाएंगे, ये अच्छे लोग खुद ही आपको कनेक्ट करेंगे हम्म, कि भाई चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप और करो। हम्म, तो ये होगा, बहुत सारे लोग हैं जो करेंगे आपको सपोर्ट, हम्म, लेकिन आप उस और कोशिश जरूर करना, पर उसको सस्टेनेबल जरूर बनाएं। हम्म, और इस बात का भी गैप रखें कि आप छुट्टी मारोगे, और आपको मारना भी चाहिए, हम्म, वरना बर्नआउट हो जाओगे, काम से बोर हो जाओगे। फाइनली काम काम होता है ना, वो हम्म, पैशन रहेगा, पर आप फिर वो खालीपन ना हो जाए। हम्म, और सोशल मीडिया के लोग बहुत ही फिनिकी हैं, हम्म, आपके चैनल पे कुछ नहीं आ रहा है, सब भाग गए, हम्म, फॉलोअर्स कम हो गए आपके तो दैट इज हाउ इट इज। हम्म। सो रोज का मिठाई बना के देते रहो, वीगन मिठाई। सही है। सो एक्चुअली मुझे एक सवाल पूछना है, हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा बड़ा अमेजमेंट होता है कि यू हैव अ कॉर्पोरेट वर्क, आप काम करते हो और मेरे ख्याल से अच्छा काम करते हो, और जिम्मेदारी का काम है। उसके अलावा आप इतने सारे वीगन एक्टिविज्म के लिए ये इतने सारे कंटेंट भी निकालते हो। यू हैव सेड कि मैं बहुत डिसिप्लिन टाइम में करता हूँ, लेकिन मेरी कभी समझ में आता नहीं, हाउ डू यू मैनेज इट? एंड यू हैव अ गर्लफ्रेंड ऑल्सो? शी इज माई पार्टनर वाइफ। वाइफ, ओ इज इट? हाँ, लो, और भी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ। तो कैसे कर लेते हो? तो पहली बात तो यही है कि जो मेरी पार्टनर है और हम है दोनों अलाइंड है। तो मतलब उसके होने से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, एंड वी आर बोथ अलाइंड कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, तो वो एक ब्रॉड लेवल चीज़ हो गया। सेकेंडली ये कि मेरे लाइफ में फिर इन सब के अलावा और कुछ नहीं है। मैं मतलब वीगन वाली पार्टीज भी होती है तो मैं नहीं जा पाता हूँ। मैं और नथिंग अगेंस्ट जो जा रहे, बस मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है। मेरा दिन होता है लगभग 14 आवर्स का काम का, जिसमें से अराउंड 6-7 आवर्स मेरे कॉर्पोरेट में जाते हैं, 6-7 आवर्स इसमें जाते हैं। उसके अलावा जिम है और अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। दिस इज़ मंडे टू संडे। और इसके अलावा बीच बीच में हम लोग घूमने जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले से वीडियो शेड्यूल कर लिया, कुछ कर लिया, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। तो यही है हमारे उसमें। बट दैट बीइंग सेड, इसमें कुछ कुछ ब्रेक पॉइंट्स है। सो आई वाज वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, फ्रेंच बेस्ड कंपनी। वहाँ पे आई वाज अ सीनियर मैनेजर, एंड वहाँ पे आई वाज सपोज टू बी द एसोसिएट डायरेक्टर। बट वो जॉब मैंने छोड़ा क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था कि अब ऐसा समय आ गया है वहाँ पे कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। हम्म, तो फिर उस जॉब को मैं छोड़ के रिमोट जॉब में शिफ्ट किया, जहाँ पे हम वर्किंग फॉर अ स्वीडिश फर्म। तो पूरा मेरा रिमोट वर्क है। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि रिमोट है तो, एंड प्लस इट इज़ अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो वहाँ का वर्क
प्रेशर और इंडियन कंपनीज या इंडिया में अगर ऑपरेट कर रहे हो तो उसका वर्क प्रेशर अलग होता बिकॉज अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू चर्न आउट ना, आई मीन नाउ है। हाँ itself is quite good. मेरे ख्याल से फुल टाइम आदमी उतना नहीं चर्न करता उतना तू चर्न कर रहा है, हाँ तो वो बड़ा अजीब लग जाता है कि तू नौकरी भी कर रहा है और ये भी कर रहा है हाँ। वैसा। मेरा पॉइंट ये है कि वही मैंने कहा ना, मैं प्रोफेशनल लाइफ से अपना डिसिप्लिन लाता हूँ हाँ कि हाउ टू गेट थिंग्स डन, की एक ब्रॉड विजन है एंड हाउ टू ब्रेक देम डाउन इनटू शॉर्ट टास्क जिसको आप अचीव कर सको। तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत अगर फुल टाइम अगर लोग करेंगे तो अगर उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा तो फुल टाइम भी बेटर करेंगे, एज अपोज टू डायरेक्टली अगर हम फुल टाइम करते हैं देन फिर मतलब आपने, क्योंकि वही ना कॉर्पोरेट का इंडिया में स्पेशली जो माहौल है, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि आपको वो, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय रहे होगे किसी भी कंपनी के लिए, दैट मीन्स यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट और आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने का समझ में आ जाता है। सो दैट इज समथिंग आई गेट फ्रॉम देयर। प्लस मतलब मेरा जनरली मेरे लाइफ में नंबर ऑफ इंटरेस्ट्स आर लिमिटेड। मैं बस I ये think you're कि a very disciplined and structured person, and हाँ I think it suits you also. हाँ मतलब हाँ और एवरीथिंग नाउ दैट आई डू रिवॉल्व्स अराउंड दिस, कि मेरे को रिसर्च करना, किताबें, फिलोसफी पढ़ना, ये सब पसंद है। अगेन दैट टाइज बैक टू इट, शायद मेरे कंटेंट में भी दिखता होगा कि हाँ राइट्स, मैं थोड़ा लिटरेचर साइड में ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ। तो तो बस वहाँ से ऐसे हो गया, मतलब सिनर्जी है। good, very nice, it's all tying in well. हाँ मतलब वही है, हाँ दैट इज द ओनली, ये आपने बहुत अच्छा शब्द चूज किया। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू ऑप्टिमाइज फॉर, कि एवरीथिंग इन माय लाइफ शुड बी पुटिंग मी इन अ सेम डायरेक्शन। कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, चाहे मेरे रिलेशनशिप्स हो, चाहे चाहे मेरे कुछ भी हो मेरे लाइफ में, दैट शुड बी पुटिंग मी इन अ सिंगुलर फोकस। तो वो एक मैं कोशिश करता हूँ कि सिनर्जी बनी रहे हर काम का। सो दैट इज देयर। तो मेरे को अब ये पूछना था विघ्नेश भाई कि वाईवी केयर ने अर्थ फेस्ट किया, ठीक है, और मेरे पर्सनली मैंने अटेंड किया था एज एन ऑडियंस एंड ऑल्सो एज अ स्पीकर। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। मतलब आई थॉरली इन्जॉयड। और मैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनके बिहाफ पे भी बोलूँ, सो एवरी वन फेल्ट द सेम। एंड आई एम श्योर कि इसके अपने चैलेंजेस रहे होंगे, बिकॉज यू डिड इट एट अ मैसिव स्केल। मतलब ऐसा नहीं कि कर दिया, मतलब बहुत बड़े स्केल में किया। तो उसको लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत पानी निकला बहुत क्या निकला? पानी निकला पानी से यहाँ मतलब मेहनत से बात कर रहे हो मेहनत कि पैसे की बात कर रहे हो? सब कुछ वो भी नहीं, बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से हम जिंदगी में जो भी करते हैं उससे सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें पता चलता है। सो जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ करें तो अच्छा करो और अच्छा करो। सो हमने प्लान किया कि हम एक फेस्टिवल करते हैं, और वो फेस्टिवल फिर बड़ा होते गया, चलो ये भी डालते हैं, वो भी रखते हैं, ये भी करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही कड़ा एक्सपीरियंस था। कड़ा क्यों था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आई मीन बहुत सारी नई नई बातें थी और नए नए पहलू थे। बहुत सारे सुख की बातें थी, बहुत सारे तकलीफ की बातें थी, दुख की बातें थी। आई मीन जैसे आप कुछ बड़ा करते हो तो होता ही है। एग्जाम्पल देना, एक सुख और एक दुख। अ, जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ, ये मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ इस कॉज के लिए, तो मुझे पता है कि शिवम 100% मेरे साथ में आएगा और एक्स्ट्रा करेगा। हम्म, पर फिर एक रियलिटी चेक आता है कि शिवम तो अपने काम में बिजी है, हम्म, और शिवम को लगता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, हम्म, पर वो एक्स्ट्रा करने को तैयार नहीं। तो वो एक ऐसे लगता है कि अरे, लेकिन ये तो उसके लिए है। शिवम को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ? तो शिवम अपने तरह में सही है, हम्म, पर वो एक रियलिटी चेक आ जाता है कि हाँ, आप जो भी बड़ा करो, ये नहीं समझें कि आप बड़ा कर रहे हैं। हर कोई अपना बड़ा-बड़ा काम कर रहा है। हम्म, सो योर एक्सपेक्टेशन, आपके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं इस समय कि मैं ये इतना बड़ा कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारे लोग आके करेंगे। वो जब नहीं होता है तो आपका दिल 1 सेकंड के लिए बैठ जाता है कि अरे यार! हम्म, पर वो बराबर है। वो मेरा एक्सपेक्टेशन गलत था। हम्म। आपको ऐसा लगा कि आप कुछ लोगों से और एक्सपेक्ट कर रहे थे? बहुत से मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगा था, हम्म, कि मुझे लगा कि जब मैं अपना इतने रिसोर्स, इतना टाइम, एनर्जी डाल रहा हूँ और ये कॉज़ सेल्फलेस, यानी इसमें किसी का कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं होगा, बट ये एक बड़ा इवेंट बनेगा पूरे वीगनिज़्म के लिए। हम्म, तो मुझे लगा था हर कोई जैसे मैं एंथुसियास्टिक हूँ, वो भी एंथुसियास्टिक होगा। देखिए, मैं इंडिविजुअली या पर्सनली इसके उसमें नहीं जा रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग
कि एक्सपेक्टेशंस जब आपके बहुत बड़े हो जाते हैं और मीट नहीं होते हैं तो दुख होता है। बस उतने पे ही रखना चाहूँगा। और वहाँ पे मैंने ये सीखा कि आप जो भी बड़ा काम करो वो आपको उस समय लगता है बड़ा है, हम्म। पर हर कोई अपने बड़े-बड़े काम में अटका हुआ है। मेहनत लगा वो तो दिख रहा था, क्योंकि इन माय ओपिनियन इट टर्न्ड आउट टू बी ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने अपने मर्जी से उसका, मतलब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से उसका पूरा प्यारा सा व्लॉग बनाया था। मुझे जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आप ये बोल लो कि आपके पैसे भी लगे, सो डिड यू फेस सम लॉसेस इन दैट? वो इवेंट अर्निंग के लिए था ही नहीं। हम्म। वो इवेंट वाज़ एन इवेंट टू शो, तो उसपे पैसे तो लगने ही थे और पैसे लगे। तो उसकी चिंता नहीं है मुझे, और बस इतना चाहता था कि एक अच्छा इवेंट हो जो दिमाग में बैठे और लोगों को ऐसे नजर आए कि वीगनिज्म के भी बढ़िया मोमेंट्स होते हैं, बढ़िया फेस्टिवल्स होते हैं जो मजे के हैं, जो अच्छे हैं, हम्म। जो। तो वहां पे बहुत सारी गड़बड़ होती है। जैसे एक बहुत बेकार गड़बड़ हुआ, वो उसने रुला दिया था हमें। हुआ ये था कि वहां पर हमने जो पूरी प्लानिंग करते हैं, हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट मैनेजर सब कुछ एकदम प्रोफेशनल लोगों को रखे थे हमने। तो वो हमारा ये मानना था कि वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक बड़ा सा ग्राउंड लिया और वो ग्राउंड पे प्लॉटिंग हो गया कि यहाँ यहाँ पे ये 100 स्टॉल लग रहे हैं। 100 स्टॉल हमने लोगों को बोल दिया कि तुम्हारा ये स्टॉल, तुम्हारा वो स्टॉल, और यहाँ पर ये सब होगा। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर लोग ने बेसिक गलती ये की कि उन्होंने ग्राउंड का एक्चुअल मेजरमेंट नहीं लिया। जो उनको प्रिंटेड यहाँ वहां से मिला उस पर निर्भर हो गए, और उनको लगा कि शायद उसने चेक किया होगा, शायद उसने चेक किया होगा। ऑन द ईव फेस्टिवल से एक शाम पहले जब सेट कर रहे तो पता चला 100 स्टॉल लग ही नहीं रहा है, और स्पेस का इशू हो गया। लग रहे हैं सिर्फ 80 स्टॉल। वो तो किस्मत से हमारे 15 स्टॉल बिके नहीं थे। तो वो मैनेज करना, और फिर पूरा पोजीशन चेंज हो गया। स्टॉल लग नहीं रहे हैं, पोजीशन सेट नहीं हो रहा है, सब कुछ हिल गया। तो जितने लोग आए थे, अब जो जिन्होंने स्टॉल लिया था उनके अपने एक्सपेक्टेशन, वो अपने एक्सपेक्टेशन से आते हैं। उनके बारे में मैंने सोचा नहीं कि उनके क्या क्या हो सकते हैं। मुझे हम सब अपने इसमें अटक जाते हैं। सो जब ऐसे बड़ा इवेंट करते हैं तो समझ में आता है कि उनके एक्सपेक्टेशन होंगे, स्पीकर का एक्सपेक्टेशन होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन होगा, जो लोग आ रहे हैं उनके होंगे। ये सोचना कि टिकट नहीं है, फ्री है, तो क्या एक्सपेक्टेशन नहीं, तब भी होता। उन्होंने अपना समय दिया है, कहाँ दूर से चल के आए हैं। सो ये सब बातें हम जाने, तो उनको बेचारों को बहुत तकलीफ हुई, उनके पीछे स्टॉल वालों को, कि उन्होंने ये जगह चुना, वो उनको मिला नहीं। अब उनको क्या बैठ के समझाएं कि किसी और की गलती है, फाइनली जिम्मेदारी हमारी है। सो वो पूरा सैटरडे, जो एक दिन पहले और वो पहला दिन, भाग दौड़, टेंशन। सो वी सॉ, और हमने ये भी देखा कि फुटफॉल जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना आया नहीं है। तो वी बीइंग वेरी फेयर, आई बिलीव वी मस्ट बी फेयर। आपको ऐसा लगा कि फुटफॉल फुटफॉल जितने चाहिए थे उतने नहीं आए थे, कम थे। तो उससे उनका भी बिजनेस नहीं हुआ, उनके भी एक्सपेक्टेशन थे ना। सो हमने ज्यादातर जितना हो सके सबको रिफंड किया है पैसे, 50% रिफंड कर दिया, और बैर ही रखा कि आपका भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान हो, आपका नुकसान ना हो, हमारा तो ही रहा है, आपका नुकसान ना हो। ओके, तो वो तो, ये तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेन पॉइंट जो मुझे पता चला। और क्योंकि आप बोल रहे हो तो मतलब ये फीडबैक तो नहीं है, ये एक बेसिक सा जो मुझे उस दिन पता चला था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो सेकेंड डे में जो बैंड आया था, है ना, कबीर्स कैफ़े, फर्स्ट डे, हाँ, तो मेरी पार्टनर उनकी बोली मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ऐसे मुझे 2-3 लोग और मिले जो लोग हैप्पीली शॉक्ड थे, सरप्राइज़ थे कि कबीर्स कैफ़े जैसा बड़ा ब्रांड आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि यार ये इतना बड़ा ब्रांड अगर इतना बड़ा बैंड अगर है और इनकी ऐसी फॉलोइंग है कि लोग जानते और इनको जाके सुनते, तो वो चीज़ शायद और पब्लिसाइज़ की जा सकती थी। हाँ, हाँ, ऐसा बहुत बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला कि हमने मार्केटिंग ठीक से नहीं किया, शायद और पब्लिसाइज़ करना चाहिए था। शायद मुझे जितने लोग आ रहे थे, हर किसी के साथ पार्टनर करके और करना चाहिए था। लेकिन फिर मैं यहाँ पे अब इस चीज़ को फिर मेरा मुझे लगता है ज़िम्मेदारी है कि मैं स्ट्रेस करूँ कि मैंने एज़ एन अटेंडी मेरे को बहुत फ़न आया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। प्लस द आई सेड दिस इन द वीडियो इन माय व्लॉग फॉर द इवेंट एज़ वेल, कि आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब आपने किया, एट द सेम टाइम आपने इसके पैरेलल में इतने बड़े स्केल का मार्च ऑर्गेनाइज़ करा दिया, एनिमल राइट्स मार्च, जो कि अपने आप में, आई नो कि हम जैसे बैंगलोर में करते थे, इट इज़ सच अ टैक्सिंग प्रोसेस। तो आपका फेस्ट अलग चल ही रहा है, उसमें आपने साथ में मार्च भी करा लिया, ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने हेल्प किया, बट स्टिल डूइंग दैट
with all of this. So that was really commendable. And I genuinely hope, and I say this with utmost honesty, और एक रन भी था। हाँ रन भी था। रन में मैं अपना वाला बता रहा हूँ, मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं मार्च की बात बता रहा हूँ। तो मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी कि वी वुड वांट द फेस्ट टू बी बैक, एंड इस बार जो भी आपकी लर्निंग है, आपको लगता है और कोलैबोरेशन या जो भी है, फील फ्री टू रीच आउट। हम अपने साइड से जितना बनेगा उससे ज़्यादा करेंगे। इस बार तो हम मांग के लेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम चेज करेंगे, क्योंकि नहीं वो ज़रूरी है। और हमने वैसे प्लान किया है कि मिड जनवरी 2025 में नेक्स्ट इवेंट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से बॉम्बे के लिए जनवरी सबसे बेस्ट क्लाइमेट है। और हाँ ये एक प्रॉब्लम, हाँ ये मुझे एकदम से याद है, आपने हाँ बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। हाँ, हाँ। सो दैट इज़ द बेस्ट क्लाइमेट। और इस बार इनफैक्ट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडोर कहीं पे मिल जाए बड़ा जगह, मैं नहीं चाहता कि छोटे से जगह में कुछ छोटा सा करो, मैं चाहता हूँ कि करो तो अच्छा करो, बड़ा करो। हम्म, सो एवरीथिंग गोज वेल, ऊपर वाला ने चाहा तो मिड जनवरी में हम दूसरा इवेंट करेंगे 2025। जरूर आइएगा आप भी। ये बढ़िया अनाउंसमेंट कर दिया आपने फर्स्ट। अच्छा, आप अभी सोशल मीडिया में वीगन से रिलेटेड कंटेंट तो बना रहे हो, बट आई एम श्योर कि आपने सोशल मीडिया को बहुत पास से स्टडी किया होगा, ये इन डेप्थ स्टडी किया होगा आपने, आपकी टीम ने। एंड द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया इज इवॉल्विंग, और पिछले 2-3 साल में वी हैव सीन अ मैसिव शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, जो लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपके क्या ख्याल है? अच्छा बुरा सब कुछ। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत बदलते हैं, उनके एल्गोरिदम, उनके रूल रेगुलेशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपना पूरा पूरा एल्गोरिदम ही ऐसे कर दिया है कि आप जब पैसे लगाएंगे, बूस्टिंग करेंगे, तो आपका सबसे ज़्यादा चलेगा। सो उनका पूरा फोकस उसी तरफ है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलोअर्स धाड़ 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 गिरते हैं और बढ़ते हैं, गिरते हैं और बढ़ते हैं। तो वो कोई एकदम, हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इंस्टाग्राम पे, पर वो आपका, मुझे नहीं लगता कोई भी उसको अपना परमानेंट घर बना सकता। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यूट्यूब पे जो कंटेंट आप डालते हो और यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं वो स्टडी रहते हैं, दे आर लॉयल, और वो रहते हैं, वो भागते भागते नहीं हैं। आपको ऐसे कभी नहीं दिखेगा 1000 यहाँ गिर गए, 2000 वहाँ चढ़ गए, नहीं, चढ़ते तो नहीं, गिरते ही हैं। तो यूट्यूब इज अ प्लेस दैट यू मस्ट फोकस ऑन, और वहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक अच्छा वीडियो बनाइए और चलता है। हालांकि यूट्यूब भी अभी रील पे गया हुआ है, पर मेरे ख्याल से ये सारा सोशल मीडिया जो है ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने बात को छोटे सारांश में फट से कहो ताकि लोग समझें। तो एजुकेशन है, और मेरे ख्याल से जो ज़रूरत है लोगों की और सोशल मीडिया की, वो सीख के हमें करते रहना चाहिए। पर बी इन टच, इंस्टाग्राम और फेसबुक के चेंज होते रहते हैं। मैं आपको अगर आप बोलूँगा आज ये है तो 6 महीने बाद बदल देंगे वो। बी इन टच मीन्स बी अवेयर कि बी क्या चल अवेयर, रहा है। बी अवेयर कि लेटेस्ट एल्गोरिदम क्या है, बेस्ट कौन सा चलेगा। ठीक है। और एक और चीज़ है, क्वालिटी। एक्चुअली अगर एक एडवाइस देना है तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप अपने आप सोचिए कि आप जब वो रील थर 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 करते हैं तो कौन सा रील अच्छा लगता है आपको, कहाँ आपका ध्यान घुस जाता है, तो वैसे वाली रील बनाइए जो आपको होल्ड करे। बहुत लेक्चरबाजी डाल दोगे तो कोई नहीं सुनता। तो इसमें फिर ये एक मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अब आपने एक्चुअली मैं प्लेटफॉर्म सेट कर दिया इस क्वेश्चन के लिए कि हम देख रहे हैं व्हाट इज इट कि देख के हम रुक जाए, ठीक है, जिसमें द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड हुक एंड ये सब आ रहा है। बट मुझे तो ये भी लगता है कि इस पूरे ये जो सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, जहाँ पे अटेंशन स्पैन एकदम लोगों का खत्म हो गया है, एंड पर्पसलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर कुछ अच्छा हुआ गया तो हम रुक गए, ठीक है। इस इस ये जो ट्रेंड है सोशल मीडिया का, इसके पीछे बहुत सारा कचरा कंटेंट अब आ गया है। एंड आई नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दिस कि मतलब अटरली जिसको कहते हैं रबिश कंटेंट जिसे कहते हैं, वो आना चालू हो गया है, ठीक है, एंड विच इज एक्चुअली डूइंग रियली वेल। हमने देखा है, मतलब आई डोंट हैव टू से कि पिछले 2-3 साल में हु आर द पीपल हु हैव बिकम बिग इन्फ्लुएंसर्स, राइट। पहले इस टाइप का नॉनसेंस देखने के लिए लोगों को सामने से बिग बॉस खोल के देखना पड़ता था। अभी बिग बॉस में यहाँ से लोग उठा के वहां ले जा रहे हैं जो ये नॉनसेंस कर रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर आप क्या बोलोगे
कि अब हम चाहते तो है एजुकेट करना, ठीक है, अब हम सोच सकते हैं कि यार एजुकेशन हम कैसे करें, हम कितना ज़्यादा यूनिक हो जाए, क्या एक एलिमेंट डाल दे कि हमारा एजुकेशन एक अच्छे से हम पढ़ा ले, जैसे कोई एक अच्छा टीचर सोचता है कि मैं कैसे अपनी बात को कह लूँ कि बच्चा बोर ना हो और बच्चा समझ भी जाए, ठीक है, लेकिन अब एजुकेशन का सिलेबस ही एकदम रबिश हो गया है, तो टीचर क्या करे? सिलेबस रबिश नहीं हुआ है, पढ़ाने वाली टीचर्स जो हैं वो ड्रामेटाइज हो गए हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं क्यों लोगों को ड्रामा पसंद है। जो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो, मुझे कभी आसिफ ने या इसने उसने बताया कि ये बहुत बढ़िया चलते हैं, तो मैंने उनका जाके देखा, मैं 2 मिनट नहीं देख सकता उनको। यानी उतना आई मीन गाली गलौज कर रहे हैं, क्या गाली नौटंकी गलौज कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब जैसे डांस में भी जैसे अब ये है कि नाच गाना की वैसे नहीं बात कर रहा है, दैट इज ऑल्सो टैलेंट, बट अब वो टैलेंट को भी प्रेजेंट कैसे लोग कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जिनका टैलेंट है भी नहीं, मतलब दे हैव जस्ट अंडरस्टूड कि क्या चल रहा है हुक के नाम पे, एंड देन कुछ भी चल रहा है। सो इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? तो होशियार आदमी वो है जो देखता है, जो चलता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है। सो अगर ये कचरा चल रहा है तो क्या करें? लोगों को वो देखना है। हमारा काम है लोगों तक जागरूकता फैलाना, हम्म, ये कोरोना का बीज बोना। सो हमें थोड़ा-सा ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके आप भी लोगों तक पहुँचोगे। हाँ, सो वाईवी केयर एज़ अ पॉलिसी 2 काम करता है। एक तो हम बोलते हैं कि हमें एक लाइब्रेरी बनाना है, एजुकेशनल डेटाबेस बनाना है जो पड़े रहे। जहाँ पे जब भी लोग आएगा उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, और वो हम वीडियो पॉपुलर होने के लिए नहीं बनाते। हम्म, वो उनके लिए बनाते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आइए। हम्म, तो ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं हम, और वो हम रखते हैं। हमारा लाइब्रेरी है परमानेंट। दूसरा, हम छोटे-छोटे रील्स बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लोग भाग रहे हैं। तो उन तक अगर हमें पहुँचना है तो हमें ये कॉमेडी या कुछ अजीब या कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि हमारा काम है कि हम लोगों को जागरूक करें। हम्म, ये मेरी ज़रूरत है हम्म, कि उन तक मैं पहुँचूँ। तो गो अहेड, ट्राई स्टंट्स। पर चीप, ठीक है, वो भी एक नज़रिया है। आपको चीप लगता है, मुझे नहीं लगता है, तो ठीक है, वहाँ सब नहीं जाते, जजमेंट में भी नहीं जाते हैं। पर जो लोगों को चाहिए वैसा कुछ अच्छा बनाइए ताकि आपकी बात लोगों तक पहुँचे। पर दोनों काम करें, डेप्थ वाला सॉलिड काम भी करें और ये भी करें। हम्म, सो दैट इज़ व्हाट वी डू। क्योंकि आप चाहते हैं ना कि लोग हाँ, आपके थिएटर में आएँ, हाँ, दूसरे अजनबी लोग भी आएँ। हाँ, ये अच्छा क्वालिटी जो वो है, जिसे अगर मैंने बहुत बढ़िया सिनेमा बनाया है, आर्ट फ़िल्म बहुत बढ़िया, तो वो देखेंगे जो सिनेमा के बहुत ही हम्म, अच्छे लोग हैं। हम्म। लेकिन आप चाहते हैं कि आम जनता भी आए, तो इसके लिए मसाला फ़िल्म भी बनाना पड़ता है। तो आप टोटली वैसे ना जाएँ, लेकिन थोड़ा बहुत जाए। हाँ, थोड़ा छोटा ट्रेलर बना दो। अच्छा, ऐसा कोई पीस ऑफ कंटेंट है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये तो नहीं बनाना चाहिए था वाईवी केयर से? अब आप ये मत, इसमें ज्ञान मत दीजिएगा कि नहीं ऐसा मैं गलतियों पे सोचता नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो लगा ही होगा कि यार ये मैंने क्या बना दिया। ऐसा पक्का होता है, सबका होता है। नहीं, सारे वीडियो मेरे। नहीं, पर एक होगा ना जिसको लगता हो यार ये मैंने क्यों ही बना दिया, मतलब व्यूज पाने के चक्कर में क्या कर दिया मैंने ऐसा, या सोचने में गलती हो गई। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ बनाया होता तो डिलीट भी कर देते। हाँ, लेकिन डिलीट करा तो सोचा ना, मतलब तो फिर वो ऐसा कोई था जो नहीं, उसमें लगा मुझे कि है कोई ऐसा लतिका? नहीं आया ऐसा। कोई वीडियो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो हाँ, जो पुराने बनाए वो अभी देख के तो ऐसा लगता है यार ये इतना मज़ा नहीं था, इसको और अच्छा बना सकते थे। हम्म, पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसको देख के ऐसा लगे कि ये क्या कचरा कर दिया। पर हाँ, हाँ, अभी बात की तो जैसे कभी-कभी आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट बहुत सॉलिड है, यार ये मस्त, ये लिख के बैठ के बनाते हैं और ये चलेगा। तो आप देखोगे उसको 10 आदमी भी देखने को तैयार नहीं है। तो ऐसे वीडियो एक बार बनाया है, जो यहीं बैठ के बनाया था हमने, हाँ, 4 लोग। तो वो वीडियो है अभी? है ना? और हमें भी फिर बाद में हँसी आई कि यार ऐसा सब नहीं करते हैं। ठीक है। तो एंड आपने इतने सारे कोलैबोरेशन किए हैं ओवर टाइम, हाँ, कुछ कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ कोलैबोरेशन किए, उसका कोई एक्सपीरियंस? व्हेन यू से दैट यू मीन आचार्य प्रशांत and whatever? आई वुड हैव डेफिनेटली आस्क्ड अबाउट आचार्य प्रशांत, बट आप डायरेक्टली उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तो how did you feel collaborating with Acharya Prashant, who at the time of making this video is at 50 million subscribers on YouTube? तो काफ़ी
आज की डेट में काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हो गए। सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस कोलैबोरेटिंग विद आचार्य प्रशांत? सो उस सवाल पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से हमें कोलैब करते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, हम्म, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को मदद करें। और मेरे ख्याल से अगर 4-5 चैनल मिल के अगर कोलैब करके करते हैं तो उतना व्यूअरशिप बढ़ता है हम्म, और हम एक दूसरे से सीखते हैं और बेहतर होता है, और ये एक एकता भी पैदा करती है। तो कोलैबोरेशंस करते रहना चाहिए हर किसी को। हाँ, बस सामने वाले का समझ लें कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और अकोमोडेट करके। जैसे अगर शिवम बहुत ही अच्छा वीडियो डालता है तो मैं ऐसे ही बाथरूम में कुछ एक बना के नहीं बोलूँ कोलैब कर, हम्म, तो वैसे नहीं करना। आप समझना कि उनको जो चाहिए वैसे। आचार्य प्रशांत की टीम के साथ जब हमने कोलैब किया था, जब मैंने अप्रोच किया था बहुत साल पहले, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही था। हम्म, मुझे बड़े अच्छे लगे आचार्य प्रशांत, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आई मीन नाइस, समझदार। समझदार तो डेफिनेटली हैं वो बहुत, पर वो अंडरस्टैंडिंग में, जब मैं समझदार कहता हूँ कि सामने वाले को समझता है हम्म, वो समझते हैं, अच्छे अच्छे इंसान हैं। तो मुझे वो अच्छे लगे। उनकी टीम में जो डेडिकेशन है, बाप रे, वो मुझे बहुत एकदम सॉलिड डेडिकेशन टुवर्ड्स आचार्य प्रशांत एंड दैट पर्टिकुलर वो काम उनका, हम्म, तो वो बहुत स्ट्रांग था। हम्म, तो उतना स्ट्रांगली मैं काम नहीं करता, तो मुझे वो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेरी नाइस, एकदम फोकस्ड। सो उनका सिस्टम बहुत टाइट है कि हमें ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए। तो वो जरा टाइट सिस्टम जो था, जैसे हम इजी काम करते हैं, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट हम्म, टू अकोमोडेट एंड वर्क विद देम। पर एक्सपीरियंस सब अच्छा था, वीडियो सारे अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया गया है। पर ये है, जैसे वी आर नॉट एट दैट लेवल। तो जैसे अगर कोई फ्रीलांसर हमारे साथ काम करेगा तो उनको लगेगा कि अरे इनके बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उतने हम नहीं करते। हम्म। तो हमें वो एहसास हुआ जब उनके सिस्टम के साथ हमने काम किया कि उनके तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, जो हमने सीखा भी बहुत कुछ। तभी तो इतना वीडियो बना पा रहे हो। हाँ, वेरी नाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग, एक वेरी। दिन में आई थिंक सारे उनके जितने चैनल्स है मिला जुला के, आई थिंक एक दिन में 5-6 वीडियो निकलते होंगे उनके। और उनकी टीम में बहुत डेडिकेशन है फॉर द कॉज, वेरी नाइस। तो हम्म, हैट्स ऑफ टू आचार्य जी, बहुत बढ़िया काम। और इंसान भी बहुत मस्त है, वेरी नाइस। आई मीन हम्म। आई एम अ फैन। मेरे को लगता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने थंबनेल में आपको यूज किया था आपका परमिशन लेके, हाँ, कि उन्होंने कहीं तो कुछ कह दिया था कि वीगन एक्टिविज्म बेकार है। एंड वही ना कि इतना वीडियो इंसान बना रहा है तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट कहाँ बैठ रहा है। तो फिर मैंने वो क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपके वीडियो का रेफरेंस भी दिया था कि आपके साथ जब डिस्कशन में आया था, आपने लास्ट में पूछा था कि हम ये जो काम करते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हाँ, हाँ। जम के लगे रहो, बिकॉज इसकी बहुत ज़रूरत है। तो वही है, मतलब वो थोड़े से मिस इंटरप्रेटेड पर्सन है। तो बट आई नहीं, गेस बट एज यू राइटली से, वो जितना बोलते हैं सब कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है। सब कुछ तो कभी ना डॉक्यूमेंट। कुछ अजीब तो निकल ही जाता है। हाँ, मूड कैसा है, हाँ, मूड कैसा है। क्या है जैसे वो, इस समय 4 न्यूज़ सुनी एक्टिविस्ट के बारे में, तो बोलते अरे यार पागल लोग हैं ये हो लोग। गए। हाँ, तो वही आपने फिर वही बोल दिया। पकड़ लिया। हाँ, स्पेशली फेमिनिज्म पे जो वो बात करते हैं, किसी के मन में ऐसा हो कि उनको मेलाइन करना है, उनके बारे में बुरा बोलना है, तो उनका 10 मिनट का हाँ, सेक्शन निकाल के भी दिखा देंगे बिना एडिट किए, हाँ। बोलेगा देखो ये बोल रहे। हम्म। बट व्हेन यू रीड हिज होल बॉडी ऑफ वर्क टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, तब बत्ती जलता है कि हाँ, वो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ के भी खत्म करते हैं। तो अगले 10 या 15 साल में आपको क्या लगता है कि वीगन इंडिया मूवमेंट का क्या सीन होगा? एक्चुअली ये बात सच है कि जब हमने ये एक्टिविज्म शुरू किया था, मुझे लगा था कि बहुत जल्दी बदलाव आएगा। और अभी 4-5 साल मेहनत करने के बाद पता चल रहा है कि शायद चेंज आएगा, पर स्लो आएगा। हम्म, तो शायद 10-15 साल बाद भी हमें और मेहनत करते रहना पड़ेगा। हम्म, तो इस बात का थोड़ा दुख है कि चेंज फटाफट और ज़्यादा जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। हम्म, तो बस ये जानकारी और ये अवेयरनेस के साथ हम तैयार हैं अगले और 10-12 साल भी मेहनत करने के लिए। हम्म, पर वीगनिज्म बढ़ेगा, वो कोई दो राय नहीं इस बात में, हम्म, क्योंकि वो सही है और सच है। हम्म, तो वो बढ़ना ही चाहिए और बढ़ेगा। और 10-12 साल में और लोग उसको और भी एक्सेप्ट करेंगे। हम्म।
और भी एक्सेप्ट करेंगे, और वीगनवाद जो प्रिंसिपल है लोग समझने के बाद उसकी इज्जत ही करेंगे, हम्म, क्योंकि अच्छा चीज़ है, हम्म, बुरा क्या है। एग्जैक्टली। मुझे तो ये लगता है कि 10-12 साल में एटलीस्ट कुछ हो ना हो, जो लोग हैं आपके जैसे लोग, अरविंद जैसे लोग, जो वीगनिज्म पे बात ढंग से कर सकते हैं, सही मैसेज को लोगों के सामने रख सकते हैं, ऐसे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में आना और चालू करेंगे, विच आई थिंक विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। कि एज ऑफ नाउ इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होता है। एक आध बार हुआ भी है तो मेरे हिसाब से जो लोग गए थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे जिन्होंने डिस्कस किया है, एंड आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट। तो आई थिंक इन द कमिंग, एंड आई थिंक 10-15 साल तो आगे की बात बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले ही होना चाहिए कि आने वाले 2-3 साल में ऐसा होना चाहिए कि जो लोग एथिक्स ऑफ वीगनिज्म को ढंग से समझते, अपनी बात सही से रख पाते हैं और एक कॉन्वर्सेशन और एक डायलॉग होल्ड कर पाते हैं, या अगर डिबेट पे बात जाती है तो कैसे सामने वाले को कन्विंस करना है या उनके आर्ग्यूमेंट के फ्लॉ बाकी दुनिया को दिखाना है, इस टाइप के लोग और मेन स्ट्रीम अपीयरेंसेस होने चाहिए, विच कैन बी बोथ कमिंग ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर बड़े सोशल मीडिया चैनल्स पे, जहाँ पे इनवाइट करके जहाँ पे बात को ढंग से रखा जाए। 100% agree karo. I think veganism is a subject that is catching everybody's imagination now, या and it will grow. और जब लोग समझेंगे ये बात तो मेन मीडिया को लेना ही पड़ेगा इसको। think Vignesh bhai, this has been an amazing conversation, and is there a message that you have, one for people who are yet to become vegan and one for the vegans? सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वीगनवाद को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम इंसान जो हैं हम सभ्य होने की ओर चल रहे हैं, हम और भी सभ्य होने चाहते हैं। तो कोई भी सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज ये कभी नहीं कह सकता कि हम इतने सारे जानवर मार रहे हैं, हम इतने सेल्फिश हैं। सो वो आज नहीं तो कल बंद होगा। ये समय की बात है कि आप कब बदलोगे। बदलना होगा, नहीं बदलोगे तो समाज आपको कहेगा कि नहीं ये गलत है। तो आज नहीं तो कल आप वीगन बन रहे हो, जल्दी बन जाओ। जो वीगन्स हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप जो कर रहे हो उससे थोड़ा और कर लो, ताकि ये जल्दी हो, अच्छाई बनी रहे। बस, थैंक यू। Thank you so much, Vignesh bhai, for this discussion and for everything that you do. And we will always root for YV Care and also for the next fest as well.